हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है गवर्नमेंट बजट चैप्टर। ये 6 मार्क्स का है बोर्ड एग्जाम के लिए, और मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को बेटा जरूर करना। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए बजट। देखिए बेटा, बजट क्या चीज होता है? बजट होता है, दो चीज से बनता है। एक होता है आपकी रिसिप्ट्स, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर। ओके, रिसिप्ट्स मतलब रिसीवेबल अमाउंट, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा खर्चा, एक्सपेंसेस। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही हो किस पे? सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज पे। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ऑफ रोड्स, डैम्स, ठीक है बेटा, ब्रिजेस हो गया आपका, हॉस्पिटल्स हो गया। ओके, और आपका गवर्नमेंट बजट, बहुत ध्यान से सुनना, आपका गवर्नमेंट बजट जो होगा, ये बजट के अंदर तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट बजट के अंदर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर आता है। रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, जैसे इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स। टैक्स सबको पता है कंपलसरी पेमेंट है, जो गवर्नमेंट को पे करने ही करने हैं। फीस हो गया, पेनल्टीज हो गया, ये सब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। अब गवर्नमेंट उस पैसे से क्या करेगी? उस पैसे से खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। किस चीज पे? बिल्डिंग ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए खर्चा करेगी। लेकिन आप एक बात याद रखना, गवर्नमेंट बजट पहले से ही तैयार करा जाता है। ध्यान से सुनना, जो गवर्नमेंट का बजट है वो पहले से ही तैयार करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, आपके फादर हैं घर के अंदर, जब उनकी इनकम आती है, दैट मीन्स रिसिप्ट यानी रिसीवेबल अमाउंट, जब उनकी इनकम आती है वो पहले से ही बजट बना के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उन्हें आप लोगों की स्कूल की फीस देनी होती है, ट्यूशन फीस देनी होती है और घर का राशन लेकर के आना होता है, तो वो पहले से बजट बना के रखते हैं। समझ रहे हो ये चीज? ऐसे ही गवर्नमेंट जो जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज और जहां उनका एक्सपेंडिचर होगा उसका बजट पहले ही तैयार करके रखती है। ठीक है, बजट हमेशा बनता है एनुअल ईयर के लिए। ठीक है, अब ये देखिए, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो किस लिए होता है? गवर्नमेंट बजट जो बनेगा ये होता है एनुअल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? एनुअल स्टेटमेंट किसका? गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एनुअल स्टेटमेंट होता है किस चीज के लिए? फॉर दी फाइनेंशियल ईयर, कि कहां कहां से पैसे रिसीव करने हैं और कहां कहां खर्च करने हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनुअल स्टेटमेंट, जो कि पहले ही बना लिया जाता है। ठीक है, और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होगी ये इसको प्रेजेंट करेगी इन द मंथ ऑफ फरवरी, पहले ही वीक में। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बेटा, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। रिसिप्ट क्या है? रिसीवेबल अमाउंट, जो गवर्नमेंट के पास पैसे रिसीव हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, जैसे टैक्सेस के थ्रू, फाइन्स, पेनल्टीज, ये सब। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? उससे उसका सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए खर्चा करेगी। तो गवर्नमेंट का बजट जो प्रिपेयर करा जाता है वो एक एनुअल स्टेटमेंट होता है ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए आगे। देखिए, गवर्नमेंट बजट इज दिस स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, देखिए, ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। मैंने रिसिप्ट बता दिया आपको, रिसीवेबल अमाउंट। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा गवर्नमेंट का, फॉर अ फिस्कल ईयर, एक साल के अंदर, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, किस चीज से बन के मिला है? रिसिप्ट एंड
एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल है, एक साल के अंदर जितना गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है और जो खर्चा कर रही है उसको बना जो रहे हैं हम, उसका जो बजट बना रहे हैं दैट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट का बजट। एवरी गवर्नमेंट प्रिपेयर्स बजट वेदर इट इज अ लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मेनली दो गवर्नमेंट मानी जाती है, गवर्नमेंट बॉडीज जो क्या करती हैं ये बजट को तैयार करती हैं। मेनली हमारे कौन सी गवर्नमेंट जो काम करती है वो कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट करेगी क्या आपका किस नाम से कहलाई जाएगी, यूनियन बजट ऑफ इंडिया। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ February इज वेल नोन इन इंडिया एज द डे ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट एनुअल बजट। एक साल का बजट जो तैयार करा होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया बजट पहले ही तैयार हो गया होता है, तो उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, जो क्या कहलाया जाता है आपका यूनियन बजट ऑफ इंडिया। याद रखना फर्स्ट डे ऑफ February जो कि मैंने आपको बताया है इज नोन इन इंडिया एज अ डे जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है एनुअल बजट। एनुअल मतलब एक साल का बजट ऑफ द गवर्नमेंट, और वो क्या कहलाया जाता है, ध्यान से सुनना, यूनियन बजट ऑफ इंडिया। अच्छा बेटा, अब वीडियो को पॉज करके मुझे ये आंसर दीजिए, ये आपके वाइवा में भी पूछ सकते हैं जिन्होंने ये टॉपिक गवर्नमेंट बजट अपना बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल के लिए लिया है, ठीक है। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया के अंदर जो एनुअल बजट प्रेजेंट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ द February, ये है हमारे निर्मला सीतारमन जी, ये रहा, ओके, निर्मला सीतारमन जी। याद रखना 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे वैसे भी, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट टुगेदर क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल ईयर। फिस्कल का मतलब होता है 1 ईयर, ठीक है, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हर गवर्नमेंट इस बजट को प्रिपेयर करती है, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ February इज नोन इन इंडिया एज द डे जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है क्या, एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि क्या कहलाया जाता है, यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बजट। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बजट क्या है। अब बजट ऑफ द गवर्नमेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 मेन एलिमेंट्स, ठीक है। बजट आपका 2 तरीके का है, कौन कौन सा है, एक तो गवर्नमेंट रिसिप्ट, मैंने आपको पहले भी बताया, बस रिसीट के नाम से आप याद रखना, इसका मतलब होता है रिसीवेबल अमाउंट, गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। रिसीट का मतलब रिसीवेबल अमाउंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। अब गवर्नमेंट रिसिप्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट। वेयरएज आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, अब देखिए गवर्नमेंट रिसीट और बजट रिसीट क्या होता है। गवर्नमेंट रिसीट या बजट रिसीट क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल एस्टिमेटेड मनी रिसीट। रिसीट का मतलब रिसीवेबल अमाउंट, तो बोल रहे हैं बजट रिसीप्ट, ठीक है। बजट मैंने आपको बता दिया 1 साल के लिए बनाया जाता है, वो क्या है, टोटल एस्टिमेटेड मनी रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर गवर्नमेंट के पास पैसा इन द फॉर्म ऑफ मनी कहां से आ रहा है, उसको बोला जाता है क्या, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसको हम बोलेंगे बजट रिसीट, ठीक है। अब इसके अंदर इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक है आपका रेवेन्यू रिसीट, दूसरा है आपका कैपिटल रिसीट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, देखिए बेटे रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। देखिए ऑल सच मनी रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट है जो शो करेगी फॉलोइंग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या शो करेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी बोलते हैं। 2 फीचर्स शो करेंगे क्या, दीज रिसिप्ट यानी दीज रिसीवेबल अमाउंट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगी। बहुत ध्यान से सुनना, जो आपका रेवेन्यू रिसीट है ये रिसिप्ट क्रिएट कुछ भी क्रिएट नहीं करेगी लायबिलिटी, यानी गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी उधार नहीं आएगा, क्योंकि ये रिसीट, ध्यान से सुनना, क्या चीज है, ये रिसीट है टैक्स रिसीट। टैक्स क्या होती है, कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट होती है बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉरस्पॉन्डिंग
लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सर पर ये उधार नहीं चढ़ाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कहीं से पैसा बोरो करेंगे तो गवर्नमेंट को पैसा वापस भी देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो सबको पे करना ही होता है, जिसके ऊपर टैक्स लगा होगा। ठीक है बेटा, तो टैक्स इज अ यूनिलेटरल वन साइडेड पेमेंट है, वन साइडेड कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट है। अगर हम किसी को टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, तो मैं बदले में वो कुछ देगा थोड़ा ना, तो यूनिलेटरल होता है वन साइडेड पेमेंट, मैंने आपको और वीडियोस में बताया भी है। तो याद रखना, दीज रिसीट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी उधार नहीं, कहीं ना कहीं कोई उधार नहीं क्रिएट कर रही है। ठीक है, क्योंकि टैक्स क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए नेक्स्ट, these receipt do not cause any reduction in the assets of the government। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर इकोनॉमिक्स की टर्म में मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो आपको पता भी होगा। देखिए एसेट्स क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, शेयर्स वगैरह इसके अंदर। अब हम क्या लेंगे यहाँ पे, एसेट्स का मतलब कैश। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट का कोई कैश थोड़ा ना कम कर रही है, टैक्स से पैसा आएगा या जाएगा, अब ध्यान से आप मुझे बताइए, कमेंट में भी लिखना, टैक्स से पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा या जाएगा। तो ये क्या चीज है, रेवेन्यू रिसीट के अंदर ये रिसीट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन दी कैश ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई कैश तो नहीं कम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी से पैसे बोरो तो नहीं किए कि उसको बैक पे करने पड़ेंगे। तो याद रखना, रेवेन्यू रिसीट के अंदर क्या चीज है, these receipts do not create any corresponding liability for the government, either they do not cause any reduction in the assets of the government, ये गवर्नमेंट के कोई एसेट्स रिड्यूस नहीं करेंगे, ना तो ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ना ये कोई भी एसेट्स रिड्यूस कर रहे हैं, ना ये एसेट्स को याद रखना, आप अपने माइंड में एक चीज सोच के चलना, एसेट्स यहाँ पे कैश है, गवर्नमेंट का कोई भी कैश कम नहीं हो रहा है। जैसे इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेस है उससे तो पैसा उसके पास आ रहा है, तो कोई रिडक्शन थोड़ा ना हो रहा है कैश में। गिफ्ट, डोनेशन, ग्रांट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास इन सब में पैसा आ रहा है, ना कि उनका कम हो रहा है। तो ठीक है, याद रहेगा, रेवेन्यू रिसीट यानी इन द फॉर्म ऑफ कैश गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। तो दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नाइदर इट कॉजेज एनी रिडक्शन इन दी एसेट्स यानी कैश ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए बेटे, अच्छे से समझ में आ गया बेटा, ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसके शॉर्ट वर्ड में भी आप इसको याद कर सकते हो, डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, नाइदर रिडक्शन करेंगे किसमें, एसेट्स में। ओके, आगे देखिए बेटा, आगे है आपका कैपिटल रिसीट। अब देखिए कैपिटल रिसीट क्या होती है, ऑल सच मनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट, जो हो करेगी फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या है आपका, दीज रिसीट्स क्रिएट आ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, लायबिलिटी उधार, जब गवर्नमेंट पैसा बोरो करेगी तो उसके सर पर क्या होगी, लायबिलिटी। तो दीज रिसीट क्रिएट अ लायबिलिटी, पैसा तो आएगा लेकिन बोरो करा हुआ आएगा, अगर गवर्नमेंट पैसा लोन की फॉर्म में लेगी, पैसा तो आया लेकिन वो पे बैक भी तो करेगी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के, याद रखना, क्या क्रिएट कर रही है, लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट के लिए क्या कर रही है, लायबिलिटी ऐड यानी लायबिलिटी क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट की। जैसे लोन्स बाय द गवर्नमेंट आर अ लायबिलिटी, दीज आर टू बी पेड बैक, गवर्नमेंट को पे वापस करना पड़ेगा, तो देयरफॉर दीज आर कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जब लोन बोरो करेगी गवर्नमेंट उसको पे बैक करना पड़ेगा, तो क्या है, ये गवर्नमेंट के क्या क्रिएट कर रही है, गवर्नमेंट के लिए उधार, लायबिलिटी, पैसा बोरो करेंगे तो देना भी पड़ेगा पैसा। ठीक है, दीज रिसिप्ट रिड्यूसेस कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए बेटा, अब एक चीज बात ध्यान से सुनना, अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो वो पे बैक भी करेंगे, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कैश कम, जो मैंने आपको बताया था, एसेट्स का याद रखना कैश, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस क्या हो जाएगा, यहाँ रिड्यूस हो जाएगा कैश ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय सेलिंग इट शेयर, जब अगर गवर्नमेंट ने क्या चीज करा, मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, जब उसने अपने शेयर क्या कर दिए, सेल कर दिए, तो इससे क्या होगा, कैश कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम। तो कैश क्या हो जाएगा, एसेट्स, बस याद रखना यहाँ पे एसेट्स जो है वो कैश है और नाम लिखना है आपको एसेट्स, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन द कैश ऑफ द गवर्नमेंट, देयरफॉर इट इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। तो ये क्या ट्रीट होगा, कैपिटल रिसीट। ओके, याद रख लेना इसके अंदर से, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिडक्शन किसका हो जाएगा, हाँ, एसेट्स यानी कैश का, कैश रिड्यूस हो रहा है, याद रखना, कैश इसके अंदर रिड्यूस हो रहा है और लायबिलिटी ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। ठीक है, याद रहेगा बेटा।
बहुत इजी है, याद रखना इस चीज को, ठीक है बेटा। ठीक है, लोन्स अगर लेंगे तो पे बैक करेंगे तो लायबिलिटी उसके सर पर होगी गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट को पे बैक भी करना पड़ेगा, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, कम, सिंपल। ठीक है, आगे देखिए। अब है आपका बजट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने बताया खर्चा, उसका बजट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ये बोल रहे हैं बजट एक्सपेंडिचर, जहां जहां खर्चा होगा उसका बजट मैंने आपको पहले भी बताया, पहले ही बना के तैयार रखती है गवर्नमेंट। तो बजट एक्सपेंडिचर वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट बनाती है ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। फिस्कल मतलब वन, ओके। ठीक है, फिस्कल का मतलब क्या होता है, वन। द बजट एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए बेटा, मेरे साथ इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना। मैं भी खुद चाहूंगी कि आप लोग 6 मार्क्स पूरे फुल लें इस चैप्टर के अंदर, और हम न्यू सेशन से मैं आपको डिटेल्ड वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगी अपने नोट से। ये जो बच्चे 11th से 12th में आएंगे उनका फायदा होगा, लेकिन फिलहाल जो मैं ये क्वेश्चंस करा रही हूँ ये 110% बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आएंगे, मेरे साथ इन क्वेश्चंस को जरूर करना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर जो शो करेगी फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब बनेगा जब उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताएंगे। तो इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए कोई कैश क्रिएट नहीं कर रहा है, एसेट्स कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, याद रखना। गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहा है, यानी कोई कैश नहीं आ रहा है। जैसे एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, एक बात बहुत ध्यान से बेटा सुनना, ठीक है। अब एक चीज सुनना, गवर्नमेंट उसके यूजुअल खर्चे करती ही करती है। जैसे क्या चीज हो गया, ओल्ड एज पेंशन, उसको देनी ही देनी है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का कोई कैश क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट को ये खर्चा कंपलसरी करना ही करना है। ओल्ड एज पेंशन हो गई, सैलरीज हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, ये क्या चीज है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट को खर्चा करना ही करना है, और इससे कोई गवर्नमेंट का कैश क्रिएट नहीं हो रहा है। एसेट्स, मैंने बताया एसेट्स को बस दिमाग में रखना, हम कैश से बात करेंगे, लिखेंगे क्या, एसेट्स। तो इट डज नॉट क्रिएट एनी कैश फॉर द गवर्नमेंट, कैश की जगह क्या लिख देंगे, एसेट्स। तो ये कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं कैश फॉर द गवर्नमेंट, यानी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि गवर्नमेंट को ये कंपलसरी खर्चा करना ही करना है, और वो किस पे है, ओल्ड एज पेंशन, सैलरीज, स्कॉलरशिप, ओके। तो ये क्या ट्रीट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, समझ आया बेटा। नेक्स्ट है आपका, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन दी लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अंदर कोई भी लायबिलिटीज रिड्यूस नहीं होगी गवर्नमेंट की, ठीक है। गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कोई भी रिड्यूस नहीं होगी। लायबिलिटी क्या हो गया, उधार, वो कोई कम नहीं हो रही है। कैसे, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप अप विद नेचुरल क्लैमिटीज। अच्छा, अब एक बात देखिए, नेचुरल क्लैमिटीज आने पे, आपदा जिसको बोलते हैं, जैसे फ्लड, फेमाइन, कुछ भी आ गया, ड्रॉट पड़ गया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पैसा इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट और डोनेशन आ रहा हो, तो ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज थोड़ा ना कम कर देगी। ये तो कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, तो उनको नेचुरल क्लैमिटी जैसे फ्लड वगैरह आ गई, इसलिए कुछ इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट डोनेशन, गवर्नमेंट के पास जो पैसे आ रहे हैं वो गवर्नमेंट को उधार जो बोरो लिया है वो देने के लिए नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इट डज नॉट रिड्यूस एनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की कम नहीं कर रहे हैं इन एनी मैनर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ये है, एक ये भी कह सकते हो, सब्सिडीज गिवन टू दी प्रोड्यूसर, ठीक है। अगर सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को दे रही है, सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट प्रोड्यूसर को दे रही है, ठीक है। सब्सिडीज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, कुछ डिस्काउंट दे रही है टैक्सेस में, ठीक है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, तो ये कहीं ना कहीं कोई लायबिलिटी गवर्नमेंट की कम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली दिस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। तो ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। याद रखना, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए कोई कैश क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ना ही ये गवर्नमेंट की लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या हो गया, उधार डिडक्ट कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं, कोई लायबिलिटीज रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के पास इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट डोनेशन पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट जो विक्टिम्स है उनकी तो हेल्प करेंगे, ना कि ये है कि वो अपने लायबिलिटीज को, उधार को चुका दें, ठीक है, समझ रहे हो। वो जो बोरो पैसा लिया है उसकी पेमेंट थोड़ा ना करेंगे, ठीक है। तो याद रखना बेटे, तो ये क्या कहलाया जाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आगे देखें,
अब आ गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज द एक्सपेंडिचर जो शो करता है टू कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या? दीज एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट। क्रिएट एसेट का मतलब है कैश आ रहा है, यानी कैश यहां आ रहा है, ठीक है, एसेट्स आ रहे हैं, याद रखना, कैश बढ़ रहा है। कैसे? इक्विटी और शेयर्स ऑफ द डोमेस्टिक एंड मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन परचेज बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट परचेज करेगी शेयर्स तो दैट मीन्स गवर्नमेंट उन शेयर्स को आगे सेल भी कर सकती है। कैश आया, गवर्नमेंट के पास कुछ गया तो नहीं, गवर्नमेंट के पास शेयर आए तो ये बात बोल रहे हैं ये गवर्नमेंट के लिए क्या करे, गवर्नमेंट ने एसेट्स परचेज कर ली ना, शेयर को परचेज कर लिया, तो ये बात बोल रहे हैं इक्विटी और शेयर ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विच इज परचेज बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के पास, ठीक है, एसेट्स आए हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपके गवर्नमेंट के पास क्या है, एसेट्स आए हैं, तो इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। दूसरा, दीज एक्सपेंडिचर कॉजेज रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कहीं ना कहीं क्या कर रही है, कम कर रही है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्या कर रही है, कम कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लिया है गवर्नमेंट, लोन का पैसा वापस पे कर रही है। रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंगली ये क्या ट्रीट कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको समझ आ रहा हो बहुत अच्छे से। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये एसेट्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है इस केस में, शेयर्स डोमेस्टिक एज वेल मल्टीनेशनल कंपनीज के परचेज कर रही है, तो उसके पास क्या एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। और जब वो रीपेमेंट ऑफ लोन्स करेगी तो क्या होगा, रिडक्शन इन दी लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो बोरो पैसे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन, जब उसको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे, कम, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आया आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। अच्छा बेटा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा कभी या नहीं पढ़ा है तो अब देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होगा। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जिस पर्सन पे ये टैक्स लगा है वो ही ये टैक्स पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कोई और भी पे कर सकता है। देखिए जैसे डायरेक्ट टैक्स है, सपोज करो मेरी इनकम अगर 1 लाख रुपीज है और मुझको 10% टैक्स गवर्नमेंट को देना है, तो मेरी तो इनकम है तो मुझे 10% टैक्स खुद ही गवर्नमेंट को देना होगा, मेरी जगह मेरा फ्रेंड थोड़ी नहीं दे देगा। समझ रहे हैं ये बात, ठीक है, इनकम तो मेरी है, इनकम तो मेरे पास ही आ रही है ना, तो मुझे ही तो टैक्स पे करना होगा। अच्छा अब दूसरी बात आप देखिए, सपोज करो हम फ्रेंड्स के साथ अपने बर्थडे पार्टी करने गए हैं। अब सपोज करो मेरा बिल आया 10,000 का और मेरे पास है 8,000 रुपीज, तो मैं 2,000 रुपीज किसी फ्रेंड से ले लूंगी, ठीक है, क्या है, होटल का बिल देने के लिए, उसमें जीएसटी भी होती है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट। बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, कोई भी पे कर देगा उसको, ठीक है, समझ गए ये चीज बेटा। अब ध्यान से देखिए डायरेक्ट टैक्स। According to Professor Dalton, a direct tax is really paid by the person on whom it is legally imposed. Legally जो गवर्नमेंट ने लगाया है, जिस पर्सन पे ये टैक्स होगा वो ही इसको पे करेगा। According to the Professor Dalton, an indirect एन है बेटा, ये एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब लगाना, ऑन 1% जिस पर्सन पे लगाया है, बट पेड पार्शली और होली बाय अनदर, बट इसको कोई और पे कर सकता है, ठीक है। बर्डन ऑफ टैक्स, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, किसी और पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इस टैक्स का बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। नेचर, डायरेक्ट टैक्स आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव। अच्छा बेटा वीडियो को पॉज करके अगर आपको प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव पता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, नहीं पता है तो आप ये वीडियो देखिए। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, विद द राइज इन द इनकम ऑफ द पर्सन टैक्स रेट ऑल्सो राइजेस। सपोज करिए मेरी इनकम 1 लाख है, मैं 5% टैक्स पे कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरी इनकम 2 लाख हो गई तो मेरा टैक्स रेट भी 10% हो गया, मेरी इनकम 3 लाख हो गई तो मेरी टैक्स रेट 20% हो गया। तो विद द राइज ऑफ द इनकम जब टैक्स रेट बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। याद रखना प्रोग्रेस हो रही है यानी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, ओके। तो टैक्स रेट भी आपका बढ़ेगा, मेनली ये किस पे लगता है, रिच पे, ठीक है, रिच पर्सन पे। अगर किसी पर्सन पे 1 लाख रुपए किसी की सैलरी हो, 10% टैक्स लग गया, 90,000 तो अभी भी उसके पास है ना, ठीक है, मेनली ये रिच पे लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स जनरली किसका होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। कहने का मतलब ये है रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स ये हो गया कि ये कोई और भी पे कर सकता है। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब है ये कोई और भी पे कर सकता है। अगर किसी की इनकम 5,000 है, ठीक है,
और उसको 10% टैक्स कह दिया 500 रुपए देने के लिए, तो ये कोई और भी पे कर सकता है, इसका बर्डन किसी और पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। वो होता है आपका रिग्रेसिव टैक्स। टैक्स तो पे करना है लेकिन ये कोई और पे कर देगा, ठीक है। अब शिफ्टिंग, डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, ये मैंने आपको बता ही दिया। इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। अब आप ये देखिए डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल क्या है। इनकम टैक्स जो आपको मैंने बताया, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स जिसकी इनकम पे लग रहा है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, किसी की फर्म है, इंडस्ट्री है, जिसपे वो टैक्स लगा है वही इसको पे करेगा। इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो जिसकी इनकम होगी वही इस टैक्स को पे करेगा। अच्छा, अब हो गया आपका जीएसटी। जीएसटी कोई और पे कर सकता है? जैसे आप कोई सामान खरीदने गए, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ आप मार्केट में शॉपिंग के लिए गए, आपने कोई 5000 का हुड खरीदा, ठीक है, तो ये याद रखना आपके पेरेंट्स आपको दिला रहे हैं क्योंकि आप तो अभी स्टूडेंट हैं, सपोज यू आर अ स्टूडेंट, तो उस पर जो जीएसटी वगैरह भी लगेगी वो आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, तो बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, ठीक है। और एक्साइज ड्यूटी हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगना, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह पे लगना, क्वांटिटी पे लगना, ये सब उसके अंदर आएंगे, तो इट कैन बी पेड बाय अनदर पर्सन, इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आप मुझे मोटिवेट करना चाह रहे हो कि ऐसी मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और सबको जाकर के बताओ, ताकि इसी तरह मैं लॉट्स ऑफ स्टूडेंट की हेल्प कर सकूं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।